मैं विजय कुमार की दुकान पर बैठा हुआ था। अब मैं चूंकि उसकी असलियत जान चुका था, इसलिए उसकी जबान से निकलने वाले हर लफ्ज को गौर से सुन रहा था। जिद्दी रवानी और बेसाख्तगी से वो मुझसे अपनी चाहत और अकीदत का इजहार कर रहा था। कोई बड़े से बड़ा एक्टर भी उसकी गर्द को न पहुंच सकता। वाकई भारतीयों की सरिश्त में ही लोमड़ी जैसी मक्कारी भरी हुई है। चाणक्य इनका गुरु था, जिसके कौल गीता के श्लोकों में ये झूम झूम कर पढ़ते हैं। चाणक्य का एक कौल या नसीहत ये भी है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे कमजोर है तो झपट कर उसे जेर कर लो, और अगर वो तुमसे तगड़ा है तो उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाओ, और जो ही वो तुम्हारी तरफ से जरा गाफिल हो तो पीछे से उस पर वार करो। बगल में छुरी मुंह में राम राम उसी का दिया हुआ दर्श है, जिसे हिंदू अपना मजहबी फर्ज जानकर आज तक अमल कर रहे हैं। भारत और नेपाल में कयाम के दौरान विजय कुमार पहला गैर मुस्लिम था जिस पर मैंने एतबार किया, और इस एतबार की वजह उसकी इतनी ऊंची दर्जे की एक्टिंग थी जिससे मैं भी धोखा खा गया। उसकी आत्मा अब नर्क में हो या स्वर्ग में, उसकी कामयाब एक्टिंग पर मैं आज भी उसे दाद देता हूँ। विजय की दुकान से उठकर मैं अपने होटल वापस आया तो वही रिक्शे वाला अपनी खाली सवारी के इंतजार में खड़ा था। ये ना तो नेपाली था और ना ही उसका लबो लहजा नेपाली था। उसने मुझे प्रणाम किया और पूछा कि कहीं जाना है। मैंने कहा आज तो नहीं, अलबत्ता कल 11 बजे पाकिस्तानी सिफारत खाने जाऊंगा। मैंने उसे अपना प्रोग्राम महज इसलिए बताया था क्योंकि मैं अब इस चूहे बिल्ली के खेल से उकता चुका था। अब मेरा पहला शिकार इस रिक्शे वाले ने बनना था। रात को मैं अपने चीनी साथियों के साथ चिंगवा रेस्टोरेंट गया और मरियम के जरिए चीनी दोस्तों से जहरीली गैस का सिलेंडर मांगा। वो सिलेंडर देकर बाहर चले गए तो मरियम ने मुझसे पूछा कि अगर फिर मार धाड़ का काम करना है तो मैं ये काम चीनियों के जरिए क्यों नहीं करवाता। वो दरअसल पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब देख रही थी और चाहती थी कि मैं इस खून खराबे की दलदल से बाहर निकल आऊं। मैंने उसे कहा कि अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं और सिर्फ सामने आए हुए चंद दुश्मनों को खत्म करना है। उसके बाद मैं खुद भी पुरअमन जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। काठमांडू में मुझे जिंदा रहने के लिए उन्हें हलाक करना जरूरी है। जो ही मुझे महकमे ने वापस बुला लिया, मैं उसे लेकर सुकून और अमन की वादियों में चला जाऊंगा। चीनी साथी मेरे लिए 2 मजीद सिलेंडर लेकर वापस लौटे। हर सिलेंडर 10 अफराद के लिए काफी था और गैस के मौसर होने की ज्यादा से ज्यादा रेंज 3 फुट थी। मैंने एक सिलेंडर मरियम के पास छोड़ा और वापस होटल लौट आया। चीनी दोस्त भी मुझे होटल छोड़कर अपनी रिहाइश गाह पर चले गए। अगले दिन ठीक 11 बजे मैं होटल से बाहर आया। वहाँ कई रिक्शे खड़े थे। मुझे निकलते देखकर वो मखसूस रिक्शे वाला आगे बढ़ा। मैंने उसके रिक्शे के पास खड़े होकर सिगरेट निकालने और जलाने में इतना वक्त लगाया जिसमें मेरे चीनी दोस्त भी दूसरा रिक्शा ले लें। मेरे जैकेट की एक जेब में पिस्टल और दूसरी में सिलेंडर था। प्रोग्राम ये तय था कि मेरा रिक्शा रुकने के 20 सेकंड बाद वो मुझे पास करते हुए मुझसे पिस्टल और सिलेंडर लेकर आगे बढ़ जाएंगे और पाकिस्तानी सिफारत खाने के पास मेरा इंतजार करेंगे। सीधी सड़क पर दूर भारतीय सिफारत खाने के लोहे की सलाखों वाले खुले दरवाजे दिखाई दे रहे थे। रिक्शा ड्राइवर अपनी कामयाबी को इतना करीब देखकर अपनी पूरी ताकत से रिक्शा चला रहा था। मैंने सिलेंडर जेब से निकालकर हाथ में ले लिया और रिक्शे वाले को कमर पर टहूका दिया। जो ही उसने गर्दन फेरी, मैंने उसके चेहरे पर गैस छोड़ दी। गैस उसके नथनों में घुसी तो वो लड़खड़ाया और चलता रिक्शा डोलने लगा। इससे पहले कि रिक्शा उलट जाता, मैं छलांग मारकर सड़क पर आ गया। एन उसी वक्त चीनी साथियों का रिक्शा मेरे नजदीक पहुंच गया। मेरा रिक्शा उलट चुका था, जिसके साथ ही रिक्शा ड्राइवर का बेजान जिस्म पड़ा हुआ था। चीनी साथियों का रिक्शा ड्राइवर ये मंजर देखकर रुका और इस दौरान मैंने सिलेंडर और पिस्टल उन्हें दे दिया और उन्होंने अपने रिक्शा ड्राइवर को आगे बढ़ने को कहा। इस दौरान वहाँ सड़क के दोनों जानिब आने वाले रिक्शे रुकने लगे और 2-3 कारें भी वहाँ आकर ठहर गईं। सब यही समझे कि बेचारा ड्राइवर रिक्शे को कंट्रोल न कर सका। रिक्शा उलट गया और ड्राइवर उसके नीचे आकर बेहोश हो गया है। दूसरे रिक्शा ड्राइवरों ने उसके रिक्शे को सीधा किया और ड्राइवर की हथेलियों और तलवों पर मसाज करने लगे। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये शख्स मर चुका है। मैंने अपनी एम्बेसी की जानिब जाने वाली एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी और भारतीय सिफारत खाने के सामने से गुजरते हुए पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब उतर गया। गाड़ी का मालिक कोई नेपाली था और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में अफसोस कर रहा था कि गुर्बत के मारे हुए ये ड्राइवर अपनी हिम्मत और ताकत से ज्यादा काम लेने के बायस चढ़ाई पर अक्सर इसी तरह बेहोश हो जाते हैं। भारतीय सिफारत खाने के खुले मेन गेट के अंदर 10-15 अफराद खड़े थे और उन सब की निगाहें उस रिक्शा ड्राइवर की लाश पर थीं, जिसे होश में लाने के लिए कई लोग उसके जिस्म पर मसाज कर रहे थे। पाकिस्तानी सिफारत खाना बंद होने तक मैं वहीं रहा और वापसी पर बजाय अपने होटल आने के मैंने चिंगवा रेस्टोरेंट का रुख किया। हम सब का भूख से बुरा हाल हो रहा था। मरियम ने मेरे लिए खास तौर पर प्रॉन पकोड़े और चीनी साथियों के लिए नूडल्स बनवाए थे।
हमने शेर होकर खाया। चीनी दोस्तों ने मेरा पिस्टल और सिलेंडर मुझे वापस किया। मैंने उन्हें अगले दिन 10 बजे आने का कहा, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे होटल छोड़ने तक वहीं रहने पर इसरार किया। रात को 9 बजे मैं अपने होटल वापस लौटा। अगले दिन मैं 11 बजे विजय की दुकान पर गया तो मालूम हुआ कि वो अभी तक नहीं आया। इधर उधर घूमकर मैं अपने होटल वापस आ गया और शाम 5 बजे मैं फिर विजय की दुकान पर गया। इस बार विजय मिल गया। उसका चेहरा बुझा हुआ और आंखों से खून टपकता साफ आया था। उसने अपनी उस कैफियत पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आज वो मेरी पहले वाली आवभगत भी न हुई। मेरे पूछने पर उसने तबीयत की खराबी का बहाना किया। मैंने उसे कल वाले रिक्शा ड्राइवर के अचानक बेहोश होकर गिरने का वाकया सुनाया। उसके चेहरे की रंगत और फीकी पड़ चुकी थी। मैं उसकी इस कैफियत से हकीकी मानों में लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने उसे कहा कि ये वाकया भारतीय सिफारत खाने के करीब पेश आया था और उस वक्त खिलाफ मामूल सिफारत खाने के दरवाजे खुले हुए थे और 10-15 आदमी दरवाजों के अंदर यूं खड़े थे जैसे किसी अहम शख्सियत के इस्तकबाल के लिए जमा हो। वो मेरी बातें सुनता जा रहा था और उसके चेहरे की रंगत स्याह होती जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई कोई अहम शख्सियत उस वक्त आने वाली थी, तो जवाब में वो हाँ या ना भी न कह सका। उसके होंठों पर पपड़ी जम चुकी थी। मैं वार पर वार किए जा रहा था। मैंने उसे कहा कि कल बाद दोपहर से तुम दुकान से ऐसे गायब हो कि आज शाम को मिले हो। मैंने तो यूं ही कल का कह दिया था, लेकिन उसने बताया कि कल दोपहर से उसकी तबीयत खराब है। वो घर चला गया था और अभी थोड़ी देर पहले ही दुकान पर आया है। मेरे वार जारी थे। मैंने कहा कि आज सुबह यहाँ आते हुए एक रिक्शे वाले ने बताया कि कल वाला रिक्शा ड्राइवर मौके पर ही और बिल्कुल अचानक मर गया था। मैंने विजय को हमराज बनाते हुए आहिस्ता से कहा कि जब यह हादसा पेश आया तो उस रिक्शे में मैं सवार था। उसके साथ ही मैंने विजय को कहा कि मैं बहुत जल्द उसके घर बगैर इत्तला के आकर सरप्राइज दूंगा और उसके हाथ की बनी हुई माश की दाल खाऊंगा, जिसकी वो हमेशा तारीफ करता है। विजय की जो कैफियत हो रही थी वो देखने के लायक थी। यूं मालूम होता था जैसे उसके जिस्म का सारा खून नुचड़ गया हो। मैं उसकी इस कैफियत से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहा था। उसने दोस्ती का लिबादा ओढ़कर मुझे बेवकूफ बनाना चाहा था। ये तो अल्लाह पाक का करम था कि बर वक्त उसकी असलियत मुझे मालूम हो गई, वरना मैं तो दोस्ती के भरोसे उस पर अंधा एतमाद करने वाला था। विजय को उसी जहनी अजियत में छोड़कर मैं उसकी दुकान से चला आया। अपने रेस्टोरेंट में मरियम ने जो रिकॉर्डिंग की थी उससे साफ जाहिर था कि मुझे अगवा करने का मिशन बुनियादी तौर पर विजय को सौंपा गया था। रिक्शे के जरिए मुझे भारतीय एम्बेसी में ले जाने की कोशिश यकीनन उनका स्टैंड बाय अटेम्प्ट था, जिस पर विजय को रिलीफ देने के लिए पहले अमल किया गया। ये मंसूबा अब फेल होने के बाद विजय पर उसे मुकम्मल करने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मेरी विजय से गुफ्तगू उसे नफ्सियाती तौर पर जेर और मायूस करने के लिए थी। मैं चाहता था कि विजय को नफ्सियाती तौर पर उस मकाम पर ले आऊं जहां वो इंतहाई डेस्परेट होकर ऐसा कदम उठाए जो गलतियों से भरा हुआ हो और मुझे उसको अंजाम तक पहुंचाने में दुश्वारी पेश न आए। मैंने मोहसिन की ये ड्यूटी लगा दी कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त विजय की दुकान और उससे सामान लेने वाले महाजरों की उसकी दुकान पर आमद की निगरानी करे। इस निगरानी के फौरी ही मुस्बत नताइज सामने आने शुरू हो गए। उसने पहले तो महाजरों से बदजबानी की और फिर सामान देना बंद कर दिया। वो घबराया हुआ और इंतहाई परेशान रहने लगा था। उसे मजीद परेशान करने के लिए मैंने मोहसिन के जरिए नए शादीशुदा 6 महाजिरों की खिदमात भी माकूल मुआवजे पर हासिल कर ली। उन्हें सिर्फ ये करना था कि वो विजय का हर वक्त पीछा करें और खुसूसी तौर पर जब वो घर जाए तो उसके घर के दरवाजे तक उसका पीछा करें और अपनी हरकत से उस पर यह जाहिर करें कि उसका पीछा किया जा रहा है। मोहसिन और इन 6 महाजिरों ने अपना काम इतनी खुश उसलूबी से अंजाम दिया कि 6 रोज बाद जब मैं विजय की दुकान पर गया तो उसे देखकर यूं महसूस होता था गोया बरसों का मरीज हो। हर वक्त चहकने वाले विजय ने कई रोज से शेव नहीं बनाई थी। जरा से खटके पर वो चौंक जाता। सड़क पर से गुजरने वाले जिस शख्स को भी वो अपनी दुकान की तरफ देखते पाता उसकी निगाहें देर तक उसका ताकुब करती। निगरानी करने वाले महाजिर हर 5-7 मिनट के बाद उसकी दुकान के सामने से उसे घूरते हुए गुजरते। वो इतना घबराया हुआ था कि बेइख्तियारी में बोल उठा, नामालूम ये लोग बार बार मेरी दुकान के सामने से क्यों गुजरते हैं? ये मेरे घर तक मेरे पीछे जाते हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैं विजय के साथ ही बैठा हुआ था। मैंने उसकी पुश्त पर हाथ से थपकी देने से पहले अपनी शहादत की उंगली अकड़ा कर ऐसे रखी जैसे पिस्तौल की नाल हो। उंगली पुश्त से लगते ही विजय की चीख निकल गई और उसने बेइख्तियारी में दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मैंने हंसते हुए उसकी पीठ को सहलाया और पूछा कि उसे क्या हो गया है। विजय की हालत ऐसी हो चुकी थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। उसे चारों तरफ अपनी मौत ही मौत दिखाई देती थी। मैं यही चाहता था क्योंकि ऐसे हालात में इंसान इंतहाई मायूस होकर डेस्परेट कदम उठाता है।
आपको याद होगा कि दिल्ली में DMI हेडक्वार्टर्स में गार्ड्स को हलाक करके मेरा जख्मी हालत में फरार होना ऐसी ही कैफियत के ज़ेरे असर था। मुझे तवक्को थी कि एक आध रोज में ही विजय का रद्द अमल सामने आ जाएगा, लेकिन जहां मैं फिर गलती कर गया। मैंने अपने दुश्मन की बुज़दिलाना ज़हनियत को फरामोश कर दिया था। मौत और चिता की आग से डरने वाली ये कौम आसानी से मौत का न तो सामना करती है और न ही उसे कबूल करती है। दूसरे रोज मुझे मोहसिन और दूसरे महाजिरों से मालूम हुआ कि विजय सुबह पहली बस से खटमंडू से बीरगंज चला गया है। खटमंडू से विजय 2 महीने गायब रहा और जब वापस लौटा तो खासा संभल चुका था। इस बार वो नए इरादों और नई चालों के सहारे आया था। खटमंडू से भागने से पहले उसकी मौत का वक्त नहीं आया था और वापसी पर मौत खुद उसके ताक़ुब में थी, जिससे वो इस बार न बच सका। विजय से जो महाजिर सामान लेते थे उनका काम बंद हो चुका था। मैंने मोहसिन के जरिए उन्हें बुलवाया और उन्हें 1-1 हज़ार रुपया दिया कि वो थोक की दूसरी दुकानों से सामान खरीदें। मैंने उन्हें कहा कि वो ये रुपया वापस न लौटाएं बल्कि इसे अपनी पूंजी समझकर काम करें। रिज़्क़ हलाल कमाने वाले ये महाजिर बहुत खुश हुए क्योंकि विजय उन्हें सिर्फ 200-300 का सामान फीकस देता था। उन्होंने बताया कि थोक की दूसरी दुकानों पर सामान विजय के सामान से मुकाबलतन सस्ता मिलता है। विजय के बकौल वो महाजिरों को सामान कार खैर समझकर बगैर मुनाफे के दे रहा था, लेकिन लाला जी इस कार खैर में भी डंडी मारने से नहीं चूके। विजय के जाने के बाद दुश्मन जाहिरी तौर पर सामने न था। भारतीय सिफारत खाने में यकीनन कई लोग सर जोड़कर बैठे और मुझे जिंदा गिरफ्तार करने के मंसूबे बना रहे थे जिनसे मैं बेखबर था। अपनी हिफाजत के लिए मुझे कादिर मुतलक की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल और अपने पिस्टल पर भरोसा था। जिंदगी के गुज़श्ता 3 बरस के हालात ने मेरी जहनी हालत में ये तब्दीली कर दी थी कि यकसुई और बगैर हंगामे के जिंदगी मुझे बहुत गिरां गुजरती। लपकना झपटना मेरी आदत बन चुका था। मैंने जब भी अपनी इस अमन बेजारी का मरियम से जिक्र किया, उसने ऐसे गुस्से भरी आंखों से मुझे देखा कि मुझे अपना मौजू बदलना पड़ा। वो हर वक्त मेरी हिफाजत और सिक्योरिटी के प्लान बनाती रहती और मेरी बातें सुनकर उसे तैश आ जाता। वो उन औरतों में से नहीं थी जो ऐसे मौकों पर पसपा या खामोश हो जाती हैं। वो अपनी बात मनवाने की अहल थी और उसकी यही बात मुझे अच्छी लगती थी। मुझे अक्सर ख्याल आता कि दुनिया भर में मेरी वालिदा के अलावा एक और ऐसी हस्ती भी है जिसे मेरी जिंदगी अजीज है, वरना जिससे ये तवक्को होनी चाहिए थी वो तो मेरी वालिदा के सामने मेरी मौत की दुआएं मांगती थी। अब मेरा रोज का मामूल सिर्फ ये रह गया कि दिन में कभी मेन बाजार, कभी शेर पंजाब रेस्टोरेंट और कभी सिफारत खाने चला जाता। शाम को चिंगवा रेस्टोरेंट जाना लाजमी था, बल्कि लाजमी बना दिया गया था। वहाँ से वापसी पर मोहसिन अक्सर मेरे इंतजार में होता। उससे दिन भर की खबरें मिलती और गपशप रहती। मेरे 15-16 शब रोज इसी तरह बसर हुए। इस दौरान UNO की भेजी हुई इमदाद हमारे सिफारत खाने को मौसूल हुई। महाजिरों की शिकायत और भारतीय सिफारत खाने के प्रोपेगेंडे की वजह से UNO का एक अफसर भी आया जिसने कपड़े और दूध के डिब्बे अपने सामने तकसीम करवाए और माली इमदाद की 3 माहवार इक़साद भी महाजिरों को यकमुश्त दे दी गई। मेरे मुतालिक भी महाजिरों के एक वफ्द ने उसे बताया, लिहाजा मुझे अपने सिफारत खाने में तलब किया गया, जहां मुझे बहुत मुतमव्विल एक ऐसे पाकिस्तानी के तौर पर UNO के अफसर से मुतारिफ करवाया गया जो महाजिरों की हमदर्दी में यहाँ अपनी खुशी से रुका हुआ था। सफीर साहब और दोनों सेक्रेटरी इस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। मुझे उन्होंने बादिल नखास्ता बुलवाया था कि कहीं मैं उनके पोल न खोल दूं। मेरा जी तो बहुत चाहता था, लेकिन महज इसलिए खामोश रहा कि एक गैर मुल्की के सामने अपने मुल्क के नुमाइंदों की जिल्लत को मैं अपने मुल्क की और अपनी जिल्लत समझता था। उन्हीं दिनों मैंने मोहसिन और अपने चीनी साथियों के हमरा खटमंडू से चंद किलोमीटर के फासले पर शिव के मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस मंदिर से मुताल्लिक बहुत सी रिवायात मशहूर थी जिनका जिक्र आगे आएगा। इस बार मेरे जाने का मकसद कुछ और ही था। जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है, वैसे ही यूरोपियन और अमरीकी नशेबाजों की मंजिल की इंतहा खटमंडू है। उन दिनों अफगानिस्तान में सफर बिल्कुल महफूज था। चरस और अफयून के रसिया हिप्पी अमरीका और यूरोप से भरी जेबों के साथ रवाना होते थे। उनकी पहली मंजिल तुर्की होती, जहां वो महंगे दामों चरस और अफयून खरीदते और वहां से वो अफगानिस्तान पहुंचते, जहां उन्हें ये नशावर चीजें निस्बतन बहुत सस्ती मिलती। ये हिप्पी मर्द और औरतें अपनी तकरीबन सारी पूंजी से उन्हें खरीद लेते, लेकिन वहां के माशरती माहौल से डरते हुए ये वहां कयाम न करते, बल्कि पाकिस्तान और भारत से होते हुए खटमंडू पहुंच जाते। खटमंडू का सर्द मौसम और माशरा उन्हें मुआफिक आता और ये वहीं के हो जाते। पहले अर्ज कर चुका हूँ कि नेपाल में चरस और
और दूसरे नशे करने की खुली इजाजत है, सिर्फ खरीदो फरोख्त ममनू है, और वो भी रस्मी तौर पर। ये हिप्पी खटमंडू में आजादी से चरस और अफ्यून के धुएं उड़ाते और अपने गुरु राजनीश के गुन गाते। राजनीश एक इंटरनेशनल फ्रॉडिया था जिसने अमेरिका, यूरोप और भारत में भी एक नए मजहब का आगाज किया। उसके मानने वाले हर बात में मादर पिदर आजाद होते। निहायत सुर्रत से ये मजहब फैला। उसके मानने वालों में अमेरिका, यूरोप और भारत की बड़ी मशहूर हस्तियां और खुसूसी तौर पर फिल्मों के सुपरस्टार शामिल थे। चंद बरस बाद पहले गुरु राजनीश, जो फ्रॉड के एक बड़े केस में मुलव्विस था, अचानक मंजर से गायब हो गया। लेकिन अमेरिका, यूरोप और भारत में उसके बनाए गए आश्रम या दूसरे अल्फाज में गुनाह के मराकज अभी तक भरपूर अंदाज में चल रहे हैं। खटमंडू के गेस्ट हाउसेज में ठहरे हुए इन हिप्पियों की चरस और पैसे खत्म हो जाते तो ये शिव मंदिर का रुख करते। एक पहाड़ी की चोटी पर बने हुए उस मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थरों की बनी हुई तकरीबन 85 बड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन हिप्पियों की आखिरी मंजिल ये सीढ़ियां होती जहां ये भूख और नशे से सूख कर कांटा बने हर गुजरने वाले को देखकर चैरिटी चैरिटी की सदाएं लगाते। उन मशरकी अकवाम को जो मगरिब को खुद से अफजल समझती हैं, उन्हें खटमंडू में उस मंदिर की सीढ़ियां जरूर देखनी चाहिए ताकि उनका एहसास कमतरी खत्म हो। उस मंदिर में मेरे जाने का मकसद उन 3 इसराइली लड़कियों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करना था जो बज़ाहिर तो हिप्पी के रूप में यहाँ आई थीं, लेकिन खासे महंगे गेस्ट हाउस में रहती थीं। उनमें मेरी दिलचस्पी की वजह यह थी कि 4 जवान महाजिर लड़के खटमंडू से गायब हो चुके थे और उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। उनके मुताल्लिक मुसद्दिका इतलात ये थी कि ये चारों आखिरी बार उन इसराइली लड़कियों के साथ देखे गए थे। उसके बाद उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, कुछ पता न चला। ये भी महज एक इत्तेफाक था कि ये चारों महाजिर लड़के ग्रेजुएट थे। शिव के मंदिर की सीढ़ियों पर मैंने पहला कदम रखा ही था कि हर सीढ़ी पर बैठे 1 या 2 हिप्पियों ने चैरिटी चैरिटी की सदाएं लगाना शुरू कर दी। आप यकीन जानिए कि उनकी हालत कराची में बंदर रोड पर साबरी रेस्टोरेंट के करीब फुटपाथ पर डेरा डाले हेरोइनचियों से कुछ मुख्तलिफ न थी। बड़े हुए शेव, उलझे हुए गंदे बाल, मैले बदबूदार कपड़े पहने ये हिप्पी हरे रामा हरे कृष्णा का विर्द अपने अपने लहजे और सुर में मुसलसल करते जाते। उस वक्त तक मैं मगरबी मुमालिक में न गया था और न ही उनकी असलियत जानता था। इन बरतर मगरबी अकवाम के लोगों को इस हालत में भीख मांगते देखकर मुझे दिली खुशी हुई, और ये खुशी दो चंद उस वक्त हुई जब मैंने उन सब में 50-50 रुपए बांटने शुरू किए। ऊपर की सीढ़ियों पर बैठे बहुत सारे हिप्पी नीचे आकर मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। वो हाथ बढ़ा बढ़ा कर मुझे छूते और चैरिटी मांगते। इस दौरान किसी हिप्पी ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मुझे उसकी ये हरकत नागवार गुजरी। मैंने पलट कर देखा तो उसका चेहरा जाना पहचाना दिखाई दिया। मैं जहन में उसे लाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने कहा, फ्रेंड, वी ट्रेवल टुगेदर फ्रॉम गोरखपुर टू नेपाल। ये वही जर्मन था, लेकिन नशे और भूख ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि मैं फौरी तौर पर उसे पहचान भी न सका। मैंने उसे हाथ मिलाया और कहा, मेरा इंतजार करो, मैं इनसे फारिग होकर तुमसे मिलता हूँ। हिप्पी मुझसे पैसे लेते और फौरन ही नीचे एक जानिब भागते हुए चले जाते। मैं उनसे फारिग होकर जर्मन के पास आया और उससे हाल अहवाल पूछा। उसने जवाब क्या देना था, उसकी हालत मेरे सामने थी। कहने लगा, मुझे जो कुछ देना है जल्दी से दे दो, वरना या तो चरस खत्म हो जाएगी या फिर उसके दाम एकदम बढ़ जाएंगे। मैंने उसे 200 रुपए देते हुए कहा कि मैं उन 3 इसराइली लड़कियों से मिलना चाहता हूँ जो तुम लोगों में शामिल हैं। उनके मुतालिक अगर तुम मुझे मालूमात दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे रुपए दूंगा। नशे से टूटे हुए जर्मन के लिए 200 रुपए उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा थे। बोला, इनफ इनफ, यू कैन फाइंड दोज बिचेस इन टूरिस्ट इन एट नाइट। ये कहते कहते ये जर्मन भी बाकी हिप्पियों की तरफ भाग गया। हम लोग कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद अपने होटल वापस लौट आए। शाम को हस्बे मामूल मैं चिंगवा रेस्टोरेंट गया। मैंने मरियम को बताया कि मुझे उन लड़कियों की तलाश में जाना है। मरियम ने हस्बे आदत मेरे वहां जाने की मुखालिफत की। मेरे काफी देर उसे समझाने और इस तलाश की असल हकीकत बताने पर वो बादिल नखास्ता रजामंद हुई और मुझे जाने की इजाजत दी।